नमस्कार। क्रमबद्धता के साथ में, संक्षिप्तता के साथ में, समग्रता के साथ में किसी भी विषय पर आपके जो भाव है उन भावों का अति साधारण भाषा में, सरल भाषा में जो प्रस्तुतिकरण है वही निबंध है। दोस्तों, निबंध को लेकर के हम प्रतियोगी छात्र क्या करते हैं कि हम लापरवाह हो जाते हैं। हम सोचते हैं निबंध का क्या है, कुछ भी है लिख करके आ जाएंगे। किसी भी विषय पे लिखना है तो सामान्य अध्ययन में उस विषय पे हमने पढ़ रखा है, लिख करके आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस तरीके से आप पढ़ करके जाओगे तो मान करके चलिए वापस नंबर भी वैसे ही आएंगे। तो परीक्षा में निबंध कैसा होना चाहिए? दोस्तों, परीक्षा में निबंध ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी एक पक्ष के सारे तत्व आ जाने चाहिए और आपकी जो परास है, सोचने की जो परास है, लिखने की परास है, यानी कि जो रेंज है, उसका जो फलक है बहुत ज़्यादा विस्तृत होना चाहिए। यानी आप किसी मुद्दे पर पूरी दुनिया की समझ रखते हुए और उन चीज़ों को आपस में अंतर संबंधित करते हुए जब निबंध लिखोगे तो निबंध के अंदर निबंध की आत्मा बोलेगी। निबंध का मतलब किसी भी विषय को यूं ही लिख देना नहीं होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, किसी विषय पर आप बहुत ज़्यादा जानते हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, आजकल लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के अंदर निबंध, पहले एक निबंध हुआ करते थे, आजकल टुकड़ों में बांट दिया। तो निबंध 1 से 1.5 पेज के बीच में निबंध लिखना बहुत मुश्किल है। जैसे भारत की विदेश नीति, एक छोटा सा टॉपिक दे दिया, हमारी विदेश नीति है ना। अब भारत की विदेश नीति के बारे में आप बहुत जानते हो, भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं भी जानते हो, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत भी जानते हो, भारतीय विदेश नीति को लेकर गुटनिरपेक्षता आंदोलन से लेकर के पूरे भारत के जो पड़ोसी देश है, सार्क देशों के साथ में हमारे संबंध कैसे हैं, आप वो भी जानते हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता की जो दावेदारी है उसके संबंध में भी आप जानते हो। आप कहने को मतलब भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत जानते हो, लेकिन ये जो इतना जान रहे हो, इसको संक्षेप के साथ में आप कैसे लिख सकते हो, यही निबंध लेखन की कला है। और ये कला एक दिन में नहीं आएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे, है ना। जैसे आपने सबसे पहले एक लाइन में बताई विदेश नीति होती क्या है, तो आपने एक लाइन के अंदर घर से तय कर लिया भी विदेश नीति की परिभाषा, अच्छे से अच्छी परिभाषा, विदेश नीति की परिभाषा। फिर भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं, 2 पंक्तियों के अंदर भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। फिर भारतीय विदेश नीति का घटनाक्रम, है ना। क्या आप ये कहो हमारी जो विदेश नीति है राष्ट्रीय आंदोलन से, प्राचीन जो संस्कृति से तो प्रेरित है ही, बाद में उसमें नेहरू जी के जो समाजवाद की का जो प्रभाव है वो उस पर ये प्रभाव है, और हमारे संविधान की प्रस्तावना का इसके ऊपर ये प्रभाव है, हमारे आदर्शों का ये प्रभाव, इस तरीके से बात को। फिर संक्षेप के अंदर पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ में इस तरीके से हल्के हल्के संबंध, समसामयिक संदर्भ देते हुए, मोदी युग के चर्चा करते हुए अति संक्षेप में बताना है। अंत में कहना है कि भारत की जो विदेश नीति है वो आदर्शवाद तो है ही, लेकिन साथ के अंदर इसमें यथार्थवाद का तत्व भी है, और विदेश नीति समसामयिक तत्वों से प्रेरित रही है, और समय, मांग और परिस्थितियों के अनुकूल इसमें समायोजन का गुण भी है। तो इस तरीके से आपको भारत की विदेश नीति की बात करनी है अति संक्षेप के अंदर। तो दोस्तों समझे, ये फैक्चुअल हो गया, जो आपने पढ़ रखा उसका संक्षेपण के अंदर लिखना ही निबंध लेखन हो गया। इसी तरीके से मैं बात करूं दोस्तों, कोई साहित्यिक सूक्ति दे दी, कोई दार्शनिक सूक्ति दे दी, तो उसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। उसमें तो जो बात आपको कह रहे हैं, जो पंक्ति आपको दे रहे हैं, जो वाक्य दार्शनिक या साहित्यिक आपको सूक्ति दे रहे हैं, वो सार्वभौमिक रूप से सत्य है ना। जैसे मैं कहूं कि पराधीन सपने वो सुख नहीं, अब इसको आपको 1.5 पेज के अंदर लिखना है, तो आपको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपकी बात को सिद्ध करना है ना, कि भाई पराधीन व्यक्ति सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। इसी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग में एक निबंध आया था कि जो सत्य है ना वो जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता है। तो आप महान व्यक्तित्व के, पहले तो आप बताओ सत्य है क्या? सत्य जीने की चीज है या सिखाने की चीज है? सत्य सैद्धांतिक पक्ष क्या है, सत्य का व्यावहारिक पक्ष क्या है? फिर आप बताओ कौन कौन महापुरुष जो व्यक्तित्व है, उनकी सबकी जो कथनी और करनी एक थी। जो उन्होंने सत्य की बात की तो सिर्फ उपदेश के लिए नहीं, उन्होंने जीवन में ढाला। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कह सकते हैं आप, नेल्सन मंडेला की बात कर सकते हैं, महात्मा बुद्ध की बात कर सकते हैं आप, महावीर स्वामी की बात कर सकते हैं, पूरी दुनिया की परास लेते हो आप कन्फ्यूशियस की बात कर सकते हैं, आप बाइबल को कोट कर सकते हैं, आप फारसी धर्म के किसी कोटेशन को कोट कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म के किसी कोटेशन को कोट कर सकते हैं, आप दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों का, सारे विद्वानों का, सारे उदाहरणों का अति संक्षेप के अंदर निचोड़ निकालते हुए आपको कहना है कि इन चीजों से साहब से सिद्ध होता है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि सत्य जो है वो जीने की चीज है।
बताने की चीज नहीं है, लेकिन उसमें से हल्का सा कहीं न कहीं अगर बहुत ज्यादा शब्दों में लिखना हो तो आप उसको एक पक्ष नहीं लिखना। आप ये भी कह रहे हो वर्तमान के अंदर जो है ना लोग सत्य से भटक गए हैं और लोगों ने सत्य को सिर्फ उपदेश का विषय मान लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की कथनी और करनी में भेद है और इसी कारण से आज दुनिया के अंदर जितनी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो समस्या है ना, उनकी जड़ क्या है कि सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे, लोग सत्य से भटक चुके हैं। इस तरीके से आपको अपनी बात कहनी है। तो साहित्यिक जो निबंध है या दार्शनिक निबंध है, सुक्ति संबंधी निबंध है, तो इनमें भाव विस्तार की बहुत ज्यादा संभावना होती है। जैसे हम हिंदी के अंदर पलवन करते हैं, बात को बढ़ाते हैं, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कहते हैं, तो ये की बात सुक्ति और साहित्यिक निबंध की है। इसी तरीके से अगर आर्थिक निबंध की बात करें दोस्तों, तो आर्थिक निबंध के अंदर ज्यादा मौलिकता नहीं होती है। जो चीज होती है ना, उसका भाव विस्तार देना होता है, लेकिन उस भाव विस्तार को विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न रिपोर्ट से, विभिन्न जो सोर्स से, विभिन्न सरकार के मंत्रालयों की जो वेबसाइट से मिली जो जानकारी है उसके माध्यम से बात कहते हो, तो आपका जो उत्तर है उसका संदर्भ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। जैसे कि आप जीएसटी पे आर्टिकल लिख रहे हो ना, तो पहले जीएसटी क्या है आपने बताया, जीएसटी के लाभ बताई, फिर बाद के अंदर अभी कहते हो कि साहब वर्ल्ड बैंक ने ये जीएसटी की रिपोर्ट पे ये कहा, मार्च का जो रेवेन्यू आया वो ये इतना रेवेन्यू आया, जो इस बात का प्रमाण है कि जीएसटी के अंतर्गत बिना किसी व्यापारी को प्रभावित किए, बिना किसी को डराए धमकाए, है ना, और इतना बड़ा रेवेन्यू आना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो टैक्स रिफॉर्म का बहुत बड़ा सुधार है और जिसके दावे किए गए थे, तो उसमें बताओ कि अभी बहुत कुछ किया गया है, लेकिन बहुत छोटी मोटी जो परेशानियां अभी भी है जिनको दूर करना। तो कहने का मतलब जो आर्थिक निबंध होते हैं वहां पर ज्यादा मौलिकता लिखने को नहीं होती है, लेकिन जो चीज आपने पढ़ी है आप संक्षिप्तता के साथ में, आप सारगर्भिता के साथ में, आप तथ्यों के साथ में, क्योंकि अर्थशास्त्र में अगर आप बात कहोगे तो अर्थशास्त्र आंकड़ों के साथ बात कहोगे तो आपका जो निबंध है उसकी कीमत बढ़ जाएगी परीक्षक की नजर से। इसी तरीके से आप संविधान की बात कर रहे हो, और जब संविधान का निबंध लिख रहे हो, भारत की राजनीति के अंदर निबंध लिखते हो, तो फिर आप रिपोर्ट्स की बात करो कि साहब ट्रांसपेरेंट सी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है वो ये कहती है ना, ह्यूमन वॉच डॉग जो रिपोर्ट्स है वो ये कहती है, यूनेस्को ये कहता है, यूनिसेफ ने ये कहा, अमुक जो रिपोर्ट्स है उसने ये कहा, चुनाव को लेकर के जो रिपोर्ट्स ये सालाना जो ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है उस रिपोर्ट के अंदर ये आया कि चुनाव के अंदर धनबल भुजबल की भूमिका बढ़ी है या घटी है, जो भी जिस रूप में आप कहना चाह रहे हो, है ना, अपराधीकरण ये बढ़ा है, महिलाओं की भागीदारी की इतनी बड़ी है, ये रिपोर्ट से ये इस बात का प्रमाण है, ये समस्याएं हैं, ये सुधार हुए। तो इस तरीके से बात आप जब कहते हो, एक टू द पॉइंट बात कहते हो और किसी प्रामाणिक स्रोत से कहते हो, आप एक तो खुद बताते हो और एक ये फिगर के साथ में कहते हो, आंकड़ों के साथ में कहते हो निबंध के अंदर, तो आपकी जो बात है उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है। जैसे आप गांधीवाद के महत्व की बात करते हो और आप अंत के अंदर कहते हो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने गांधीवाद को स्वीकार किया है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति दिवस मनाया जा रहा, तो ये उदाहरण सिद्ध कर रहे हैं कि आप नहीं कह रहे हो, दुनिया कह रही है, दुनिया ने गांधीवाद को स्वीकार किया है। तो निबंध जिस विषय पे भी लिख रहे हो, है ना, तो उस निबंध को आप समसामयिकता से जोड़िए। उस निबंध को आप आंकड़ों का, अर्थशास्त्र का निबंध हो चाहे संविधान का निबंध हो, तो उसमें आप अनुच्छेद के हिसाब से बात कर सकते हो, उसके अंतर्गत कोई रिपोर्ट आई है उससे संबंधित बात कह सकते हो, कोई आयोग और कमेटी ने किसी मुद्दे पे कोई बात कही है तो उससे संबंधित बात कह सकते हो आप, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा आपका जो उत्तर है उसमें ना केवल समसामयिकता का बोध होगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि आपने उस निबंध के अंदर आत्मा डाल दी है, और वो आत्मा है तथ्यों की, उन आंकड़ों की, किसी महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है उसके कथन की। तो निबंध इस तरीके से लिखे। इसी तरीके से अगर समाजशास्त्र से संबंधित जो निबंध है तो वो सामाजिक समस्या से संबंधित हो सकता है या कोई सामाजिक इश्यू से संबंधित हो सकता है, तो उसमें भी वही बात है। लेकिन दोस्तों एक चीज, समाजशास्त्र का जो निबंध लिख रहे हो तो उसमें आपकी जो भाषा है ना वो सामाजिक शब्दों की ओर फोकस होनी चाहिए। जब आप संविधान और राजनीतिक व्यवस्था पे लिख रहे हो तो आपकी जो भाषा है ना लेमैन की नहीं होकर के उसमें संवैधानिक जो शब्दावली है उसका प्रयोग होना चाहिए। अर्थशास्त्र का अगर आप निबंध लिख रहे हो तो अर्थशास्त्र की जो शब्दावली उसका प्रयोग होना चाहिए। दर्शन शास्त्र में निबंध लिख रहे हो तो दर्शन शास्त्र में एक सामान्य निबंध लिखने के बजाय शुभ अशुभ, उचित अनुचित, है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करोगे ना तो आदमी जो होता है ना वही बोलता है। जब आप दार्शनिक निबंध लिख रहे हो तो ये लगना चाहिए कि आपके पास में दर्शन की बहुत ही गहरी समझ है, दर्शन शास्त्र पर आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ है। इसी तरीके से जब आप सामाजिक मुद्दों की बात करो तो आपको समाज, व्यक्ति, इनके गहरे रिश्तों की, अंतर संबंध के बारे में आपकी बहुत अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए,
है ना। और पर्यावरण से संबंधित लिखते हो आप, निबंध लिख रहे हो, तो भी पर्यावरण की एक एक रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए कि साहब इस रिपोर्ट के अंदर ये, इस रिपोर्ट के अंदर ये, इसमें ये सम्मेलन हुआ, ये चीज है। तो बात को विस्तार देते हुए, संक्षेप में कहते हुए, बात को विस्तार देते हुए, ज्यादा से ज्यादा बातों को समावेश करते हुए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि तथ्यों की बौछार कर दे, नहीं, तथ्यों की बौछार भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम माला होती है, मोती में पिरो करके रख देते हैं। हरिवंश राय बच्चन कहा करते थे कि निबंध लेखन एक कला है ना, और कला वो है जिसको देख करके दिल की कली खिल जाए। तो आप निबंध लिखते हो तो उस समय भाषा के प्रवाह के साथ में, संक्षिप्तता के साथ में, बिना किसी पूर्वाग्रह के, तार्किक सोच के साथ में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में, मानववादी दृष्टिकोण के साथ में और समग्रता के साथ में जो निबंध लिखते हो, तो उसी निबंध के अंदर आपके अधिक अंक आएंगे। और ये जो कला है एक दिन में विकसित नहीं होनी, इसको आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो समय, तो इसके लिए रॉ मटेरियल बहुत अच्छा चाहिए। आप संपादकीय पढ़िए, है ना, अच्छी से अच्छी पत्रिका पढ़िए, महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है उनके 20-25 कोटेशन लिख लीजिए, या कोई महत्वपूर्ण सूक्ति आपको याद है वो लिख लीजिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं कहता हूँ, जब आप निबंध लिखो ना, तो निबंध की जो भूमिका है, निबंध का आधार वाक्य है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और जब आप नक्सलवाद लिख रहे हो, नक्सलवाद में निबंध, तो शुरुआत में 2 लाइन के अंदर, 2 पंक्ति के अंदर ही आ जाना चाहिए। नक्सलवाद पे इतना अच्छा लिखना चाहिए आप ऐसे, या तो घर से, भाई निबंध का लगभग फिक्स है पैटर्न, चाहे लोक सेवा आयोग हो मोटा मोटी, और संघ लोक सेवा आयोग में तो थोड़ी सी प्रकृति अनिश्चित रहती है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी मुद्दे तय रहते हैं। भाई जैसे पर्यावरण की बात हो गई, महिला सशक्तिकरण की बात हो गई, लोकतंत्र की बात हो गई, इस तरीके के मुद्दे होते हैं। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन आप पहले से अपनी डायरी के अंदर नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।